नमस्कार, मैं आचार्य सलिल आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही सेंसिटिव वीडियो भी कह सकता हूं, क्योंकि आजकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी को बहुत याद कर रहे हैं। तो मैंने गांधी परिवार की कुंडलियों पे बहुत रिसर्च किया था। एक जमाना था जब मैंने नेहरू जी की कुंडली में, इंदिरा जी की कुंडली में, राजीव गांधी, संजय गांधी और अभी जो प्रियंका, राहुल और वरुणा, इनकी सबकी कुंडलियों पे मैंने रिसर्च किया। और जब ये रिसर्च हुआ तो रिसर्च तो एक अलग हुआ, ये तब की बात है जब मैं एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी पेपर प्रेजेंट कर रहा था। तो अपने नॉलेज के लिए फैमिलीज की कुंडली को रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं उसको। सडनली एकदम से मैं दुबई में था तो मैंने देखा कि भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री आजकल नेहरू जी को बहुत याद कर रहे हैं। तो मेरा बहुत इच्छा हुई कि आज नेहरू जी की आत्मा वापस कैसे आ गई। और कहते हैं, मजाक में कहते हैं ना कि नेहरू जी को याद किया और नेहरू जी सामने खड़े हुए हैं। काफी सोशल मीडिया में देखा कि नेहरू जी पे जिस ढंग से मोदी जी ने अटैक किया तो उससे मन में एक पीड़ा हुई। और कपिल सिब्बल का एक वीडियो देखा जिसपे उन्होंने एक लंबी लिस्ट बताई, जिसमें बताया गया कि एग्जैक्टली नेहरू जी ने क्या क्या किया। और मैं कपिल सिब्बल जी को धन्यवाद दूंगा कि एटलीस्ट वो सोशल मीडिया में आकर उन्होंने बताया। और खासतौर से जो यंग बच्चे हैं उनको पता लगेगा कि उनके माता पिता लोग कैसे कॉलेजेस, स्कूल्स के पढ़े हुए हैं। खासतौर से मैं भी अपनी फैमिली को जब देखता हूँ तो हमारे यहाँ पहला जो IITian था वो 1960 में आया था, 60-65 में। तो कभी कभी बहुत हंसी आती है कि 2014 के पहले, जैसा मोदी जी कहते हैं कि इस देश में कुछ नहीं था, और मोदी जी कहते हैं कि नहीं कहते, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, जब उनके भक्त लोग कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं तो बड़ा हंसी आती है। और जब आप दुनिया से बाहर रहते हैं तो लोग जब आपको बोलते हैं तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम नेहरू जी के बारे में डिस्कस करें इस वीडियो पे। तो नेहरू जी का जो जन्म था वो मैं ऑलरेडी कई पेपरों में बता चुका हूँ। 14 नवंबर 1889 में उनका बर्थ था और टाइम जो था उनका रात को 11:06 का बर्थ था। अब आप ये देखिए कि यदि आप किसी की भी कुंडली की जब विवेचना करते हैं तो प्लैनेट्स को देखते हैं, दशा सिस्टम भी देखते हैं। ये आदमी जिसने विदेशों में शिक्षा प्राप्त की और जितनी भी बातें फैलाई गई वो उनको याद करके मुझे बहुत हंसी आती है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ अपने फॉलोअर्स को कि देश की आज़ादी में यदि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे और भी बहुत से लोग यदि नहीं होते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने जीवन के 12 साल जेल में काटे और जेल में काटने के बाद देश को एक आज़ादी मिली, एक विजन था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जितने भी उस समय के प्रखंड ज्योतिष थे, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स थे पूरी दुनिया के, पूरे भारत में, जवाहरलाल नेहरू ने उनको बुला के पूछा कि हम आज़ादी के लिए कौन सा समय सेलेक्ट करें। 14 अगस्त का दिन बहुत खराब था, 15 अगस्त का दिन फाइनल किया गया। 15 अगस्त को इसलिए फाइनल किया गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसकी दूसरी वर्षगांठ थी। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि उस दिन पे भारत को आज़ाद किया जाए और उसको एक अलग तरीके से वो याद करना चाहते थे। ये नेहरू जी की अपनी एक मजबूरी थी और देश की आज़ादी उस पर ली गई। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि यदि हम 14 अगस्त को आज़ाद होते तो हमारी स्थिति पाकिस्तान से बदतर होती। 15 अगस्त का जब दिन लिया गया तो ज्योतिषियों के सामने ये चीज़ रखा गया और उस मीटिंग में नेहरू जी खुद थे और वहाँ पे ये रखा गया कि हम 15 अगस्त को आज़ाद होते हैं तो क्या नहीं, कुछ चीज़ें नहीं होंगी हमारे देश में। उनमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमारे यहाँ दंगे फसाद नहीं होंगे। आप पाकिस्तान को याद कीजिए, 14 तारीख को आज़ाद हुआ और वहाँ की क्या स्थिति है। 24 घंटे बाद हम आज़ाद हुए तो हम कम से कम उतनी बदतर स्थिति में नहीं है। और यदि हम 14 को होते तो हमारी हालत पाकिस्तान से भी ज़्यादा बदतर होती। तो ये नेहरू जी की ग्रेटनेस थी कि उन्होंने ज्योतिषियों की एडवाइस को मान के 15 अगस्त का दिन लिया। अब टाइम का चक्कर था कि किस समय लिया जाए, तो 15 अगस्त को मिडनाइट को इसलिए लिया गया क्योंकि अभिजीत मुहूर्त था और अभिजीत मुहूर्त में
आज ये जो देश बैठा हुआ है, जो ये लोग कहते हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों से पूछे कि वो कहाँ के पढ़े लिखे हैं। वो जो विजन था, नेहरू का जो विजन था, वो विजन यहाँ तक गया सूर्य संक्रांति की कुंडली के हिसाब से कि देश ने हर क्षेत्र में अपना एक नाम कमाया। मैं इस डिबेट को आगे नहीं ले जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि यहाँ पे कभी कभी मैं मोदी जी को भी बहुत सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं पहला जोशी था जिसने कहा था कि कि मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हैं। 2019 में भी मैंने बोला था कि इनको 303 सीटें मिलेंगी, तो 3 सीटें आई। और इसके बाद 2024 में मैंने कहा था कि 240 की तरफ जा रहे हैं, तो 240 सीटें आई थी। ये सब के वीडियोज हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को कहना चाहूँगा कि वो देश के नव युवकों की जो समस्याएं हैं उस पर फोकस करें। आजकल सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, नौकरी और महंगाई। तो जो यूथ है उसके पास जॉब नहीं है, वो बेचारा भटक रहा है, उसके पास कोई जॉब नहीं, एजुकेशन लोन खड़ा रहता है, और उसके पेरेंट्स की जो स्थिति है वो देखिए आप। तो बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मैं आज भी बोलता हूं कि संजय गांधी ने जो मिशन किया था, चलाया था, वो बहुत बढ़िया था। तो कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, इस पे डिबेट किया जाए। और इसके बाद हम गरीबी के बारे में देखें कि गरीबी की जो स्थिति है, अमीर अमीर होता जा रहा है, करप्ट होता जा रहा है। पॉलिटिकल जो सिस्टम है करप्शन को लेके, क्योंकि करप्शन जो है हर पार्टियों में है, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, सब करप्ट हैं। और जब अपना मतलब होता है सब एक हो जाते हैं। तो मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि लोगों को एक उम्मीद थी कि आप आके कम से कम इस करप्शन को कुछ दूर करेंगे, लेकिन वहां पे कोई टॉपिक नहीं डिस्कस किया गया। और टॉपिक डिस्कस किया गया, नेहरू को जगाया गया। नेहरू को समझना इतना आसान नहीं है। यदि मैं नेहरू के ऊपर एक वीडियो देना चाहूँ तो मैं 24 घंटे तक बोलता रहूँगा। और नेहरू जी, आप ये मान के चलिए कि उनके गिनाए गए कार्यों को आप खत्म नहीं कर सकते, उनको आप भूल नहीं सकते हैं। तो ये मेरा एक निवेदन है कि नेहरू जी पे जो अटैक हो रहा है, हालांकि आप अटैक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से नेहरू की कुंडली में केतु की महादशा चल रही है, और केतु जो होता है मोक्ष का कारक होता है। तो आप यदि उनको याद कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप उनको याद कीजिए। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि अफवाहों पे मत जाएं, हिस्ट्री को पढ़ें और हिस्ट्री को देखें कि 1947 से 2014 का भारत जो था, 14 में बीजेपी की सरकार आई है, तो वहाँ पे कांग्रेस ने क्या क्या काम किया है। खासतौर से नेहरू, इंदिरा और इसके बाद राजीव, जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है वो राजीव गांधी का देन है। आप उसको पूरा हिस्ट्री को पढ़िए, उसको जानिए, समझिए। जो नवयुवक हैं मैं उनसे बोलूँगा कि आप इन बातों पे मत जाइए कि नेहरू ने कुछ नहीं किया, आप उनको पढ़िए, उनको समझिए। मैं समझता हूँ इतना मेरे लिए काफ़ी होगा, खासतौर से नवयुवकों को बनने के लिए, कि नेहरू को समझना, नेहरू को भूलना इतना आसान नहीं है। आज हम 75 साल के बाद भी नेहरू को याद कर रहे हैं एक अलग दृष्टिकोण से। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी, क्या आज से 75 साल बाद मोदी को कोई याद करेगा, मोदी जी को कोई याद करेगा? मैंने एक चीज और देखी कि जो नेहरू को एक गाली देने का जो दौर शुरू हुआ, तो ये किस कारण से किया जा रहा है। दरअसल मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहूंगा कि हेगडेवार जी जो थे वो नागपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएं हुई कि हेगडेवार जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। तब उनके मन में ये लगा कि शायद कांग्रेस जो है वो मुसलमानों का ज़्यादा पक्ष कर रही है, और इन सब घटनाक्रम को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और आरएसएस को बनाया। तो उनके मन में एक पीड़ा थी, खासतौर से नेहरू और कांग्रेस को लेके, और मैं समझता हूँ वही एक कारण थे जिसके कारण मोदी जी अपने इस तीसरे टर्म में नेहरू को जिंदा किया और नेहरू को गाली गलौज देना शुरू किया। मेरा ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये एक मेरी कैलकुलेशन है। नहीं तो नेहरू को पूरी दुनिया याद करती है, नेहरू के नॉलेज को पूरा दुनिया याद करती है। और ऐसी बहुत सी घटनाएं, अभी भी कुछ पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बताते हैं कि नेहरू के साथ काम करना कैसा था। हालांकि उनकी उम्र 90 से ऊपर है, लेकिन वो अभी भी उनको याद करते हैं। तो इन चीज़ को समझना, क्योंकि पढ़ाई
शिक्षा, आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप कितने शिक्षित हैं, कितना पढ़ा लिखे हैं, वो आपके कार्य के क्षेत्र में वो नजर आएगा। तो मेरा ये एक मानना रहा है कि हेगड़ेवार जी को खुश करने के लिए या संघ को खुश करने के लिए उन्होंने नेहरू को गाली देना शुरू किया है। नमस्कार।